हेलो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है, इस समय हम लोग जो है चैनल पे भारतीय राज्य व्यवस्था के एमसीक्यू प्रश्न को देख रहे हैं। तो उसी कड़ी में ये अगला लेक्चर रहेगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हमने जो है कुछ लेक्चर्स किए हैं, जो कि संविधान विकास पे हमने 2 लेक्चर लिया है, भाग 1 और भाग 2। इन दोनों जो है लेक्चर्स को ज़रूर आप देखें। इससे आपको काफ़ी जो है संविधान का जो विकास हुआ था, उससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे जो एमसीक्यू मिलेंगे, जो कि आपको यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स में, एनडीए, सीडीएस, एफकेट के एग्ज़ाम्स में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद हमने प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं, उस पे हमने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो देखे हैं। उसके बाद हमने जो क्वेश्चन देखा है वो फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हिंदी में बोलें तो भारतीय संविधान पे जो विदेशी प्रभाव रहा है, यानी कि जो हमने सोर्सेज लिए हैं, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम बोलते हैं, भारतीय संविधान के स्रोत बोलते हैं, कि किस संविधान से या किस देश से हमने कौन सा फीचर लिया है, कौन से महत्वपूर्ण चीज़ें जो है हमने दूसरे देशों से ली हैं, उस पर हमने जो है एमसीक्यू लिया है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और उसको ज़रूर देखें। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो सेम लेक्चर्स हमने इंग्लिश मीडियम में भी बनाए हुए हैं, तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके उसको देख सकते हैं। ये जो लेक्चर है ये छोटा लेक्चर रहेगा। ये राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि नेशनल सिंबल्स करके जो टॉपिक होते हैं उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज आए हुए हैं पिछले एग्जाम्स में, उससे रिलेटेड ये चैप्टर रहेगा, ये एमसीक्यू रहेगा। इस वीडियो में है उसके बारे में देखेंगे। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि आपको आगे वीडियोस मिलती रहें। और वीडियोस को लाइक शेयर करें, और अगर आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जो कि इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, उनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से जाके आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे हमें पता है कि जब हम बेसिक देख रहे होते हैं तो राज्य के बारे में हम पढ़ते हैं। वैसे भारतीय संविधान में तो आर्टिकल जो 12 है यानी कि अनुच्छेद 12 है, उसमें दिया हुआ है राज्य की डिफिनेशन। लेकिन जो कॉमन सेंस में राज्य क्या होता है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि राज्य जो होता है उसके 4 अवयव होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है जनसंख्या, दूसरा होता है भूभाग, तीसरा होता है सरकार या शासन जो भी सत्ता कर रहा है, और चौथा होता है संप्रभुता। ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं किसी राज्य को बनाने में। अगर ये 4 तत्व नहीं हैं तो उसको जो है राज्य नहीं माना जाता है। तो और इन चारों तत्वों में से भी अगर सबसे इंपॉर्टेंट की बात करी जाए तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो संप्रभुता होता है। अगर आपके पास जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है, लेकिन संप्रभुता नहीं है, तो उसको जो है राज्य नहीं माना जा सकता है। जैसे कि अगर भारत की ही बात की जाए कि 1947 के पहले जो भारत था वो राज्य नहीं था, क्योंकि भारत संप्रभु नहीं था, यानी कि वो उसकी जो सॉवरेनिटी थी वो नहीं थी। तो संप्रभु नहीं था और वो दूसरे के अधीन यानी कि ब्रिटिशर्स के अधीन था, इसलिए भारत उस टाइम पे जो था वो राज्य की डिफिनीशन में नहीं आता था। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो संप्रभुता हो जाएगा राज्य का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो बोल रहा है कि जो राज्य की सीमा को अगर परिवर्तित करना, जैसे उत्तर प्रदेश है या फिर मध्य प्रदेश है या बिहार है, कोई सा भी स्टेट है या फिर कर्नाटका है, अगर उसकी जो बाउंड्रीज हैं, सीमाएं हैं जो उसकी, अगर उसको चेंज करना है, बदलाव करना है, उसमें परिवर्तन करना है, तो ये परिवर्तन का जो शक्ति है वो किसको प्राप्त होता है। तो ये शक्ति जो होता है चेंज इन बाउंड्रीज को या फिर छोटा बड़ा करना एरिया को किसी स्टेट के, तो ये पावर केवल संसद को प्राप्त है। ये आप इस बात को ध्यान रखेंगे जब हम डिटेल में लेक्चर्स को पढ़ेंगे, जो हम पार्ट 1 को पढ़ेंगे यूनियन एंड टेरिटरी को, तो हाँ इसको काफ़ी डिटेल में हम आपको लेक्चर में बताएंगे कि इस तरीके से संसद को कौन कौन से प्राप्त हैं, कि स्टेट्स के मामले में क्या क्या इंटरफेरेंस वो करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का राष्ट्रीय पशु है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये छोटे एग्जाम्स में या फिर वनडे एग्जाम्स जो है उसमें काफ़ी पूछा जाता था, लेकिन आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा। हमारा जो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो शेर नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बाघ है। तो बाघ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं शेर से, लेकिन शेर या चीता नहीं है, आप ध्यान देंगे, बाघ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वो सबको पता है, आसान सा क्वेश्चन है ये कमल इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आप गलती से भी गलत मत करिएगा, अदरवाइज आपको काफ़ी झेलना पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी के बारे में पूछ रहा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। ये काफ़ी आसान से क्वेश्चन हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप इस चीज़ों को जो है याद जरूर रखें।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी के बारे में पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, बस ये है कि ये उत्तराखंड के यूडीए एलडीए प्री के एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। इसके पहले भी क्वेश्चन में हमने देखा कि जो उसमें भी भारत के राष्ट्रीय पक्षी के बारे में ही पूछा गया था। यह है कि उस टाइम पे 2003 में पूछा गया था, फिर बाद में उत्तराखंड के ही एलडीए के 2007 के एग्जाम में पूछा गया, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं कि आप किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन को याद जरूर रखें क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वो किसका प्रतीक है? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो चक्र बना होता है वो किसका प्रतीक है? तो भारत में जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो चक्र बना हुआ है वो न्याय का प्रतीक है। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे का, ये तो मतलब जनरल सा आंसर है, लेकिन इसमें जो बेस्ट आंसर है वो न्याय का प्रतीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वो न्याय का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या कितनी है? तो वो जो चक्र में पूछ रहा है कि जो आरे होते हैं उसमें उसकी जो संख्या है वो कितनी है। तो इसमें जो तीलियां जिसको बोल सकते हैं, तो भारत में जो चक्र है, भारत के ध्वज में उसमें जो चक्र है उसमें जो तीलियां होती हैं वो 24 होती हैं। जनरली इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमने कभी तीलियां तो बैठ के गिनी नहीं होती हैं, लेकिन जनरल एक सेंस की बात है कि हमने बचपन में कई बार इसको गिना भी होता है, तो अगर आपको याद है तो आप इसको लगा सकते हैं। अदरवाइज ये आपका जो है क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो जो तीलियों की संख्या होती है, आरों की जो कुल संख्या होती है ध्वज में, वो 24 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन जो है या गायन काल क्या है? जो राष्ट्रगान होता है उसको पूरा गाने में कितना समय लगता है, ये पूछना चाह रहा है ये क्वेश्चन। तो जो संपूर्ण राष्ट्रगान का जो वादन है वो उसका जो टाइम पीरियड है वो 52 सेकंड है। ये जनरल क्वेश्चन है जो नॉर्मल से लोगों को भी पता रहता है कि हमारा राष्ट्रगान है, और पता भी होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रगान के बारे में पता होना, उसका कितने टाइम में गाया जाता है या फिर उसका क्या महत्व है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा राष्ट्रगान है वो जनगण मन है, और उसका जो वादन सेकंड है, वादन का जो टाइम है वो 52 सेकंड है। इसको आप जो है ध्यान रखेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे जो कि राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि नेशनल जो सिंबल्स हैं भारत के उससे रिलेटेड रहे हैं। तो ये छोटा ही लेक्चर रहा, आगे से हम लेक्चर्स को कंटिन्यू रखेंगे। इस आगे हम लेक्चर्स में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में देखेंगे, नागरिकता से रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे, फिर हम फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इन सारे से रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका लेक्चर में रहने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल पॉलिटी पढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद।